क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 1 हकीकी अदाद रियल नंबर्स। नातिक और गैर नातिक अदाद का इम्तजाज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम जानते हैं कि नातिक अदाद के सेट को इस तरह बयान किया जाता है Q इज़ इक्वल टू P ओवर Q वे P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P बटा Q, P और Q सही अदाद से ताल्लुक़ रखते हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ऐसे अदाद जिन्हें हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकते हैं। P और Q इंटीजर्स या सही अदाद में से हो सकते हैं और बटे के नीचे यानी Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। इनको हम कहते हैं नातिक अदाद। गैर नातिक अदाद के सेट को Q कम्प्लीमेंट से ज़ाहिर करते हैं जबकि नातिक अदाद के सेट को Q से ज़ाहिर करते हैं। गैर नातिक अदाद का सेट जो होता है उसमें वो अरकान शामिल होते हैं जिन्हें P ओवर Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। हकीकी अदाद का सेट नातिक और गैर नातिक अदाद का यूनियन होता है, यानी कि हकीकी अदाद रियल नंबर्स R बराबर होता है Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट। हकीकी अदाद में नातिक और गैर नातिक अदाद दोनों शामिल होते हैं। नातिक अदाद की मज़ीद दो टाइप्स हैं जिसे हम मुख्ततम कसर इशारिया, गैर मुख्ततम और मतवाली कसर इशारिया कहते हैं। और गैर नातिक अदाद में गैर मुख्ततम और गैर मतवाली कसर इशारिया शामिल है। इसकी फर्दर डिटेल में आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। नातिक अदाद का इशारी इजहार डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। नंबर 1 है मुख्ततम कसूर इशारिया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे इशारी अदाद जिनके इशारिया के बाद हिंदसों की तादाद मतनाही हो मुख्ततम कसूर इशारिया कहलाते हैं। तरह 8/25 है तो इसका जवाब आया 0.32। इसी तरह 3/8 है, इसका जवाब है 0.375। 4/5 है, उसका जवाब है 0.8। आप यहाँ पे देखें सारे जो आंसर्स हैं ना इशारिये के बाद उनका जवाब जो है वो मतनाही है, वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है कि वो चलता जा रहा है या रिपीट हो रहा है, वो सिर्फ एक महदूद हद तक है। तो इसको कहते हैं मुख्ततम कसर इशारिया। और गैर मुख्ततम और मतवाली कसूर इशारिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ऐसे इशारी अदाद जिनमें इशारिया के बाद हिंदसों की तादाद लामतनाही हो, जिसके कसरी हिस्से में हिंसों की तकरार एक तरतीब में हो, गैर मुख्ततम और मतवाली कसूर इशारिया कहलाते हैं। मसलन 1/3 है, इसको 1 को तकसीम करेंगे ना 3 से तो जवाब आएगा 0.33333 और चलता जाएगा, इसलिए डॉट्स शो हुए हैं। इसको हम 0.3 और इसके ऊपर बार लगा के भी शो कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 1/6 लिखें तो इसका जवाब आएगा 0.1666, ये आता चला जाएगा। तो इसके बाद इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.1 और 6 रिपीट हो रहा है इसलिए 6 के ऊपर हम बार का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद 22/7 है तो इसका जवाब आएगा 3.1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और उसके बाद है 4/9 तो उसका जवाब आ रहा है 0.444444, 4 रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये इशारे के बाद ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप डिजिट्स की रेपिटेशन देखें तो एक जैसे डिजिट्स आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, उसको कहते हैं मतवाली और इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग। और ये भी हम नातिक अदाद में ही शामिल करते हैं। उसके बाद आता है गैर नातिक अदाद का इशारी इजहार डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। ऐसे इशारी अदाद जो इशारिया के बाद हिंदसों के किसी नमूने को दोहराते नहीं हैं, वो लामतनाही तौर पर जारी रहते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, गैर नातिक अदाद कहलाते हैं। गैर मुततम और गैर मतवाली कसूर इशारिया को गैर नातिक अदाद भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे पाई है, उसकी वैल्यू है 3.141592 एंड सो ऑन। और आयलर
की वैल्यू है, ई की वैल्यू है 2.71828818 एंड सो ऑन। और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अंडर रूट 2 जिसको कहते हैं, उसकी वैल्यू है 1.41421356 एंड सो ऑन। और इन सब की वैल्यूज़ अगर आप देखें इन पे डॉट्स लगे हैं यानी ये जारी हैं, तो जब ये वैल्यूज़ इशारिये के बाद ख़त्म नहीं होती तो ये गैर मुततम हो गई, ठीक है। और इसके बाद ये रिपीट भी नहीं हो रही तो ये नॉन रिकरिंग होगी, ठीक है। ये गैर मुततम भी हैं और ये गैर मतवाली भी हैं, इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ याद रखें, E इज़ इक्वल टू 2.7182 और आगे डॉट्स हैं, को आयलर का अदद कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट की गई हैं ताकि आपको समझाया जा सके कि मुततम कसर इशारिया कौन सी है, गैर मुततम कौन सी है, मतवाली कौन सी है, गैर मतवाली कौन सी है, नाती कौन सा अदद है और गैर नाती कौन सा अदद है। एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स हकीकी अदाद होते हैं, उसको आर से ज़ाहिर करते हैं और आर जो होता है वो यूनियन होता है नातिक और गैर नातिक अदाद का, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स को क्यू से जबकि इरेशनल नंबर्स को क्यू कॉम्प्लीमेंट से ज़ाहिर करते हैं। रैशनल नंबर्स को दो तरह से तकसीम किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिकरिंग भी होते हैं, तो इसलिए इनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें इशारिये के बाद हिंसों की तादाद टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में इशारिये के बाद हिंसों की तादाद, डिजिट्स की तादाद ख़त्म भी नहीं होती और रिपीट होती चली जाती है, जैसा कि एग्जांपल्स में दिखाया गया है। जबकि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी इशारिये के बाद हिंसों की तादाद ना ख़त्म होती है ना रिपीट होती है, जैसा कि पाई है, आयलर है, जज़र 2 है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, गैर नातिक अदाद, वो इशारिये के बाद ना तो ख़त्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते, गैर मुततम होते हैं, रिपीट नहीं होते यानी कि नॉन रिकरिंग होते हैं। और इसमें पाई की एग्जांपल ली थी, इसकी वैल्यू आती है 3.141596 एंड सो ऑन। इसी तरह आयलर की वैल्यू आती है 2.718281 एंड सो ऑन। उसके बाद अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 1.4142 एंड सो ऑन। तो अंडर रूट 2 की बजाय अगर यहाँ पे कोई ऐसा अदद होता जो कि कंप्लीट स्क्वायर या मुकम्मल मुरब्बा होता तो फिर वो नातिक होता। 2 जो है वो जब जज़र के अंदर जाता है तो इट मीन्स कि वो मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। जब वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो वो नातिक भी नहीं है। कंप्लीट स्क्वायर होगा, जज़र में होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा तो फिर ही नातिक अदद गिना जाएगा, वरना नहीं। एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने दी गई रकमों को नातिक या गैर नातिक के तौर पे ज़ाहिर करना है। तो इसको मैंने बार बार नातिक या गैर नातिक लिखने की बजाय एक ही दफ़ा हेडिंग दे दी है। एक तरफ रैशनल नंबर्स या नातिक अदाद की हेडिंग और दूसरी तरफ इरेशनल या गैर नातिक की हेडिंग दे दी है। तो अब हम बारी बारी देखते जाते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो नातिक है और कौन सी गैर नातिक है। अब अगर सबसे पहला वाला देखें जुज़, तो उसमें कहा गया है कि 2.353535, इसमें इशारिये के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। ये मुख्ततम कसर इशारिया है, इट मीन्स के ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग को हमने रैशनल की कैटेगरी में पढ़ा था, इस वजह से इसको हमने इस साइड पे लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में था 0.6 और उसके ऊपर बार था, इसका मतलब है 0.66666 ये चलता चला जाएगा। इसका मतलब है इशारिये के बाद वैल्यू रुक भी नहीं रही और रिपीट भी हो रही है। इट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है
और ये रिकरिंग है तो इसको भी हम रैशनल की कैटेगरी में ही शामिल करते हैं। उसके बाद है थर्ड वाला पार्ट जिसमें कहा गया 2.236067 और ये चलती जा रही है। अब ये इशारिये के बाद वैल्यू ख़त्म भी नहीं हो रही और रिपीट भी नहीं हो रही, गैर मुततम है और गैर मतवाली है, यानी कि जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कहते हैं और वो इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद फोर्थ वाले पार्ट में कहा गया है अंडर रूट सेवन जो है वो मुकम्मल मुरबा नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये नातिक भी नहीं है, ये गैर नातिक की कैटेगरी में आएगा। अब अंडर रूट सेवन की जगह अगर यहाँ पे अंडर रूट 4 लिखा होता है या अंडर रूट 9 लिखा होता है या अंडर रूट 16 लिखा होता है या अंडर रूट 25, जैसे कि हर टेबल में एक कंप्लीट स्क्वायर होता है, तो फिर उसको हम फर्दर सॉल्व करते तो आंसर जो था वो नातिक में चला जाता। लेकिन चूँकि अंडर रूट 7 जो है वो एक मुकम्मल मुरबा नहीं है, तो इसलिए ये नातिक भी नहीं है, ये इरेशनल या गैर नातिक की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसमें आइलर की वैल्यू गिवन है, जो कि हमें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, और ये वैल्यू इशारिये के बाद ख़त्म भी नहीं होती, रिपीट भी नहीं होती, तो इस वजह से ये गैर नातिक की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, इशारे के बाद अगर ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो तब इरेशनल है, अदरवाइज़ जो है वो रैशनल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद सिक्स वाला पॉइंट है पाई है, तो पाई की वैल्यू भी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी और वो भी ना ख़त्म हो रही थी और ना ही रिपीट हो रही थी, तो उसको भी हम गैर नाते की कैटेगरी में शामिल करेंगे। सेवन्थ वाले पॉइंट में 5 + अंडर रूट 11 गिवन है, जिसमें से 5 जो है वो तो नातिक ही है, लेकिन अंडर रूट 11 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, इस वजह से यह गैर नातिक है। तो जब गैर नातिक अदद किसी नातिक अदद में जमा होगा तब भी वो गैर नातिक ही कहलाएगा, इसलिए हम उसको इरेशनल की कैटेगरी में लिखेंगे। उसके बाद एट्थ वाला पॉइंट है अंडर रूट 3 + अंडर रूट 13, ये दोनों ही मुकम्मल मुरबा या कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों जो है इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, जब इनको जमा करेंगे तो भी इरेशनल ही में ही कंसिडर होंगे। उसके बाद जो हमारी नाइन्थ और 10th वाली जो जुज़ या पार्ट है उसमें कहा गया है कि 15/4 जो है उसको बताएं। अब वैसे भी अगर हम इसको देखें तो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, या फिर इसको सॉल्व भी कर लें तो इसका आंसर आएगा आपके पास 3.75, इशारे के बाद वैल्यू जो है वो मुख्ततम में ख़त्म हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल की कैटेगरी में फॉल करता है। और सिंपली भी ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, Q = 0 नहीं है, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, तो भी ये रैशनल में ही आएगा। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट है जिसमें कहा गया है कि 2 - अंडर रूट 2 × 2 + अंडर रूट 2, इसमें हमने मैथ का एक फार्मूला अप्लाई करके इसको जो है रफ अमल में सॉल्व करके देख लेना है। फार्मूला क्या होता है, अगर एक दफ़ा प्लस में वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा माइनस में है, तो a² - b² का फार्मूला लगेगा और उसके मुताबिक 2 और 2 जो है उसको हम 1 टाइम लिख के उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, जब रकमें हमारे पास एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में, तो दोनों का बारी बारी स्क्वायर लेके दरमियान में माइनस लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 2। 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आंसर आता है। तो 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास ऐसे सिंपल रकम लिखी होती है ना, तो उसके एंड पे इशारिया होता है, तो उसके बाद क्या होता है 0, तो इशारिये के बाद जो है अगर डिजिट्स की तादाद महदूद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो मुख्ततम है, टर्मिनेटिंग है, तो वो नातिक या रैशनल की कैटेगरी में आता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि सारी रकमें एक दफ़ा लिख लें और उसके सामने बार बार आप लिखते जाएं कि नातिक है या गैर नातिक है। मैंने इनको अलग-अलग कर लिया है ताकि मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े कि ये नातिक है या गैर नातिक है, एक ही दफ़ा हेडिंग दी है, तो फिर जो नातिक वाली रकमें थी वो नातिक वाली कैटेगरी में लिख ली और जो गैर नातिक वाली थी वो गैर नातिक वाली में लिख ली। सवाल नंबर 3 में कहा गया है कि मुतवाली कसूर इशारिया को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें, जबकि P और Q सही अदाद हैं और Q एक गैर सिफर अदद है, यानी कि ये हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है। अब इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख के बताना है। सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x = 0.4 बार, फिर इसको इसकी असल शक्ल में लिख लें। 0.4 बार का मतलब है 4 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, 4 4 4 4
और कहाँ तक रिपीट हो रहा है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हम डॉट्स लिख देते हैं। सबसे पहले इसको x के इक्वल फ़र्ज़ किया है, फिर इसकी असल शक्ल में लिख लिया है। उसके बाद इशारिये के बाद अगर एक डिजिट हो तो हम 10 से ज़रब देंगे दोनों तरफ, और अगर 2 डिजिट्स हों तो हम 100 से ज़रब देंगे, और अगर 3 हो तो 1000 से। तो इशारिये के बाद हमारे पास एक डिजिट दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे कि मसावात 1 को दोनों तरफ 10 से ज़रब देंगे। तो 10 से ज़रब देने से क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.4444, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x मल्टीप्लाइड बाई 4.4444, इसको मसावात 2 का नाम दे देंगे। अब इन दोनों का हमने लेना डिफरेंस, यानी इसका और इसका। हमने मसावात 2 में से मसावात 1 को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तफरीक करने से। तो अगर हम 10x में से x को माइनस करें वो आ जाएगा 9x। दूसरी तरफ हमारे पास है 4.4444, उसमें से हमने माइनस करना है 0.444 को। तो ये आंसर आ जाएगा 4। तो दोनों तरफ अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से 9 कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 4/9 के। तो इसका मतलब है हमने इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में जो वैल्यू गिवन है वो है 0.37 बार। इसको हम सबसे पहले लेट या फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फ़र्ज़ किया x इज़ इक्वल टू 0.37 बार के इक्वल है, और उसके बाद इसकी असल शक्ल क्या बनती है, x इज़ इक्वल टू 0.373737, और ये फिर कंटिन्यू है, ठीक है, जारी है ये। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इशारे के बाद देखना है कि कितनी रकमें दी हुई हैं। अगर तो यहाँ पे इशारे के बाद एक रकम हो तो हम इन दोनों को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे इशारे के बाद 2 रकमें दी हों तो फिर हम यहाँ दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इशारे के बाद अब देखें 2 डिजिट्स गिवन है, तो 2 डिजिट्स की वजह से हमने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, और उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स हो जाएगा, और इस तरफ 100 इंटू 0.373737, और ये डॉट्स 100x आ जाएगा इस तरफ, और इस तरफ आएगा 37.373737 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने मसावात 2 का नाम दे लेना है। जब हमने x की असल शक्ल लिखी थी उसको मसावात 1 का नाम दिया था, और जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो उसको मसावात 2 का नाम दिया है। अब मसावात 1 को हमने 2 में से तफरीक कर देना है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर उर्दू में इस तरह से लिखेंगे मसावात तफरीक करने से। अब हमने मसावात 1 को जब 2 में से तफरीक करना है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में माइनस करना है, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को आपस में माइनस करना है। तो 100x में से x को माइनस करना है, और इस तरफ 37.373737 में से माइनस करना है 0.373737 को। उसके बाद जब हम इसको माइनस करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 99x, और इस तरफ जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37। इस तरफ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा।
37 डिवाइडेड बाय 99, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड और लास्ट पार्ट में ये कहा गया है कि 0.21 बार इसको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लेट्स ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो गिवन वैल्यू है वो x के इक्वल है, तो x इज़ इक्वल टू 0.21 और इस पे बार लगा देंगे। अब इसका असल में मतलब क्या है वो हम असल शक्ल में लिख लेंगे इसको 0.2121 यानी ये रिपीट हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है ये हमें नहीं पता, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद इशारिये के बाद यहाँ पे 2 रकमें दी हुई हैं, इसलिए हम दोनों तरफ जो है 100 से ज़रब देंगे, तो दोनों तरफ 100 से ज़रब देने से तो 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.212121 और 100x आ जाएगा इस तरफ। इन दोनों को ज़रब देंगे तो आ जाएगा 21.212121 और उसके बाद इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या मसावात 100x में से हमने x को माइनस करना है, 100x माइनस x और दूसरी तरफ 21.212121 इसमें से हमने माइनस करना 0.212121 को और 100x में से 1x माइनस होगा तो 99x आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 21 आ जाएगा। 99 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि दर्जल खासियत का नाम बताना है और नेम द प्रॉपर्टी। सबसे पहला पार्ट जो है वो है a+4 + b इज़ इक्वल टू a+4 + b। इसमें लेफ़्ट साइड पे पहली 2 रकमें ब्रैकेट में ले ली गई हैं और राइट साइड पे आखिरी 2 रकमें ब्रैकेट में ले ली गई हैं। जब 3 वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी ना तो फिर हमने इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। दरमियान में प्लस हो तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे, दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। 3 रकमें हैं, ठीक है, और दरमियान में जमा है तो 3 रकमों की वजह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, जमा की वजह से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। उर्दू में इसको कहते हैं खासियत तलाज़ुम बिलहाज जमा। 3 रकमें तलाज़ुम और जमा की वजह से बिलहाज जमा लिखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट है √2 + √3 इज़ इक्वल टू √3 + √2। इसमें 2 रकमें दी होंगी और बदल बदल के दी हुई है। इधर जज़र 2 जमा जज़र 3 है, इधर जज़र 3 जमा जज़र 2 है। बात वही है, सिर्फ अदली बदली की गई है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और दरमियान में प्लस की वजह से इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 2 रकमें हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इधर हासियत मुबादला बिलहाज जमा। 2 रकमों की वजह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और जमा की वजह से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह 2 रकमों की वजह से खासियत मुबादला और दरमियान में जमा की वजह से बिलहाज जमा लिखेंगे। उसके बाद x - x इज़ इक्वल टू 0। किसी भी रकम के अंदर अगर उसका इन्वर्स ऐड किया जाए तो आंसर 0 आता है। मिसाल के तौर पर हम अगर एक वैल्यू लेते हैं x, उसके अंदर हम उसके इन्वर्स को ऐड करते हैं। x का इन्वर्स क्या होगा? -x, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो x - x आ जाएगा। x में से x को माइनस करें तो 0 आता है। तो किसी भी वैल्यू के अंदर अगर उसका इन्वर्स ऐड किया जाए तो आंसर 0 आता है। इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। ये असल में -x जो है इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है, और -x x का क्या लगता है? इन्वर्स लगता है और इसमें ऐड किया गया इस वजह से एडिटिव, और ये इन्वर्स है इसका, इस वजह से इन्वर्स लिखेंगे और आंसर आ जाएगा 0। जैसे 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0 होगा तो उर्दू में क्या कहेंगे? जमी माकूस। जमा किया गया है किसको? उलट को जमा किया गया। उलट क्या? अलामत का जो उलट है। उसके बाद 4th वाला पार्ट है
फोर्थ पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसमें बायक वक्त हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है। इस तरफ आप देखें वैल्यूज़ को गिन लें 3 है और इस तरफ कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि बाएं तरफ से a को ज़रब दे रहे हैं, ठीक है, लेफ़्ट साइड से, और ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव और उर्दू में इसको कहते हैं खासियत तकसीमी, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि बाएं तरफ से ज़रब हो रही है ना, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ज़रब हो रही है तो इस वजह से ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दरमियान में जमा है तो ओवर एडिशन भी लिखेंगे। और उर्दू में किस तरह से लिखेंगे, ज़रब की बाएं हासियत तकसीमी बिलहास जमा, ज़रब की बाईं हासियत तकसीमी बिलहाज जमा। फिफ्थ पार्ट में कहा गया कि 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। 16 के अंदर हमने 0 को ऐड किया है तो 16 की आइडेंटिटी चेंज नहीं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 16 खुद ही वापस आ गया। तो इसका मतलब है 0 को अगर हम किसी वैल्यू में ऐड करें और वही वैल्यू वापस आ जाए तो 0 क्या हुआ, फिर जमी ज़ाती आंसर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 6 पार्ट है, 100 को मल्टीप्लाई किया है 1 से 100 आ गया। किसी भी रकम को 1 से ज़रब दें वो रकम खुद ही वापस आ जाती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 क्या हुआ, ज़रबी ज़ाती आंसर, या इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को ऐड कर रहे हैं तो उस रकम को फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए 0 जमी ज़ाती आंसर। 1 को ज़रब दे रहे हैं तो रकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या ज़रबी ज़ाती आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 रकमें हैं, यहाँ पे भी 3 रकमें हैं, दरमियान में ज़रब है। मैंने कहा था 3 रकमें होंगी तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, उर्दू में हासियत तलाज़ुम लिखेंगे। दरमियान में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उर्दू में बिलहाज ज़रब लिख देंगे। 8th पार्ट है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। 2 रकमें इस तरफ हैं, 2 ही रकमें इस तरफ हैं, उनकी बस जगह बदली हुई है तो हासियत मुबादला है। मैंने कहा था 2 रकमें होंगी तो हासियत मुबादला होगा और इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। दरमियान में कोई अगर अलामत नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उर्दू में बिलहाज ज़रब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि हासियत का नाम बताना है। सबसे फर्स्ट पार्ट है कि -3 लेस दैन -1 इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस दैन 2। -3 में ऐसा हम क्या करें कि वो 0 बन जाए। -3 में हम +3 ऐड करेंगे और अगर इधर ऐड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। -3 + 3 यानी दोनों तरफ हमने क्या किया है, मतलब 3 को ऐड किया है तो आंसर फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने कुछ ऐड किया ना इसमें, तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, जमी हासियत। लिखा हुआ है कि अगर a इज़ लेस दैन b हो तो 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b होगा, यानी a अगर छोटा होगा b से तो इसका जब हम ज़रबी माकूस या रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या होगा, अलामतों को तब्दील कर देगा। इसको हम उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस हासियत और इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। a का मतलब है a/1 और b का मतलब है b/1। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि जो रकम न्यूमरेटर में है जैसे a उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में, यानी उल्टा दें इसको बटे को, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो उसके साथ अलामत को भी उल्टाएंगे, तो अगर लेस देन थी तो ग्रेटर देन हो जाएगी। इसको कहते हैं ज़रबी माकूस हासियत या रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, क्योंकि सिर्फ माकूस जो होता है ना वो सिर्फ जैसे एडिटिव इन्वर्स हम लेते हैं तो वो वाला होता है। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, हम बटे को या ओवर को उल्टा के लिख रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में आता है, ज़रबी माकूस हैसियत में आता था। उसके बाद है कि अगर a इज़ लेस दैन b हो तो a + c इज़ लेस दैन b + c, यानी कि a में हम c को ऐड करेंगे और b में भी c को ऐड करेंगे, कुछ ऐड करें, एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी हैसियत। किसको ऐड कर रहे थे, c को ऐड कर रहे थे। ये आपने लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा सिर्फ। उसके बाद है अगर AC लेस दैन हो BC से और C बड़ा हो 0 से तो A जो है वो छोटा होगा B से। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि C अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ है, यानी कि यहाँ पे किसी पॉजिटिव वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई किया जाए
तो अलामत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने ए के साथ सी को मल्टीप्लाई किया है, बी के साथ भी सी को मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, उर्दू में होगा ज़रबी खासियत। उसके बाद है अगर ए सी इज़ लेस दैन बी सी और सी इज़ लेस दैन ज़ीरो हो तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी होगा, यानी कि जिस रकम से हम ज़रब दे रहे हैं ना वो ज़ीरो से छोटी है, इसका मतलब है वो नेगेटिव है। तो दोनों तरफ अगर हम नेगेटिव वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फिर अलामत में फ़र्क आ जाएगा। अगर इधर लेस दैन है तो ग्रेटर दैन हो जाएगी। तो बेसिकली कार तो हम मल्टीप्लाई ही रहे हैं ना, सी को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ज़रबी खासियत, वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है कि ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी के या ए छोटा है बी से, तो इसको कहते हैं ट्रैकोटमी प्रॉपर्टी। तीन तरह की खसूसियात है ना, या तो ए और बी बराबर है या ए बड़ा है बी से या ए छोटा बी से। इंग्लिश में कहते हैं ट्रैकोटमी प्रॉपर्टी और उर्दू में कहते हैं सलासी हासियत। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि 1/3 और 1/4 के दरमियान हमने मालूम करना है दो नातक आदाद कौन से हैं। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है कि 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। 3 और 4 का एलसीएम ले लें। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 2 4 4 3 12। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12/4 से, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12/3 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। 7/12 और ये क्या है डिवाइडेड बाय 2 और इसके नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 होता है। अब इस डिवीजन को हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में, तो 7/12 मल्टीप्लाइडेड बाय, तो इस रकम को उल्टा देंगे 1/2 कर देंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24। तो पहला नातक अदद तो हमारे पास आ गया है। दूसरा मालूम करने का तरीकाकार ये है कि एक रकम ये लें और सवाल के अंदर जो हमारे पास दूसरी रकम दी हुई थी ना, दूसरी रकम ये लें और इस पे सेम यही प्रोसेस करें जो पहले किया है हमने। 7/24 जमा 1/4 तकसीम 2। 24 और 4 का एलसीएम ले लें। 2 12 24, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो 24 आ गया। यहाँ पे नीचे वाली रकमें सेम हो ना तो ऊपर वाली एज इट लिख लेते हैं। उसके बाद 4 को किससे ज़रब देंगे 24 है 6 से, 6 को 1 से ज़रब दें, फिर 7 और 6 को जमा कर लें 13/24 और इस तकसीम 2 को इस तरह से लिख लें और इसके नीचे बटे में कुछ ना हो तो 1 होता है। 13/24 अब इस तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 कर देंगे क्योंकि इसको उल्टाना होता है हमने। तो 13 को 1 से ज़रब दें तो 13 ही आएगा, 24 को 2 से ज़रब दें तो 48 आ जाएगा। तो एक नाते का तो हमारे पास ये आ गया 13/48। सेकंड पार्ट में कहा गया कि 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं, दो नातक आदाद मालूम करने हैं। इसका तरीकाकार भी वही होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 7/2। तो पहला नातक आदाद हमारे पास 7/2 आ गया। दूसरा नातक आदाद मालूम करने के लिए हम ऊपर से दूसरी रकम ले लेंगे और यहाँ से ये वाला आंसर ले लेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/2 + 4 और इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 4 के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आना। तो ये वाली रकमें सेम हो तो ऊपर वाली एज इट आ जाती है। फिर उसके बाद 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आए,
2 से 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा। 7 और 8 को ऐड करें तो 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, और ये वाला जो 2 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर 15 डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर हम देखें तो इसके नीचे बटे में कुछ नहीं था ना, तो 1 आ जाएगा। और इस तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उल्टा देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से ज़रब दे लें, नीचे वाली को नीचे से, क्योंकि कुछ काट तो सकता नहीं है। तो 15 1 15 हो जाएगा, और 2 2 4। दूसरा नाता कहता तो ये आ जाएगा। लास्ट पार्ट है 3/5 4/5। इनके दरमियान दो नाते का दात मालूम करने हैं। तो उसका वही तरीकाकार होगा कि 3/5 जमा 4/5 तकसीम 2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5। और ऊपर वाली रकमें, जब ये वाली रकम सेम हो तो ऊपर वाली रकमें एज इट आ जाती हैं। 3 + 4 क्या होता है, 7, और ओवर 5 डिवाइडेड बाय 2। 2 के नीचे कुछ ना हो तो 1 होगा। 7 डिवाइडेड बाय 5, और डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 में। तो 7 1 7 5 2 10। एक नाता का अदद आ गया। अब हमें इसी के ज़रिए दूसरा मालूम कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 7/10 जमा, और ऊपर से हमने सेकंड वाली वैल्यू लेनी होती है 4/5, और इस पूरे को हमने डिवाइड करना है 2 से। तो 10 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, तो इट मीन्स कि हमने एलसीएम में क्या लिखना है, 10। 10 और 10 सेम है तो ऊपर वाली रकम एज इट आ जाएगी। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 10 आए। 5 2 ज़ा 10, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ा 8। 7 और 8 कितने होते हैं, 15। 15 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। 15 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय, इस 2 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 15 1 15, 2 10 20,